उनके ठीक सामने से आपका बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन कर रहा हूं। हम यूपीएससी के इंटरव्यू इस समय कवर कर रहे हैं और अब अंतिम स्टेज पर ये जो यात्रा है ये आ पहुंची है तमिलनाडु से। एक ऐसी धार्मिक और पवित्र जगह से एक व्यक्तित्व हमारे साथ है जिसके बारे में जितना बताया जाए जितना सुनाया जाए उतना कम है। आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 6 नेटवर्क पर। नमस्कार। सर, मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बता दीजिए ताकि इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। मैं डॉक्टर प्रशांत हूँ चेन्नई से और मैंने एमबीबीएस ख़त्म किया है मद्रास मेडिकल कॉलेज से पिछले साल और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है यूपीएससी में सीएसई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। और मेरा मेडिकल कैरियर के बारे में मैं बोलूँ तो मुझे 40 मेडल्स मिले थे मद्रास मेडिकल कॉलेज से और इसके लिए तो मुख्यमंत्री श्री स्टालिन जी ने ही दिया था। तो वो हिंदू न्यूज़पेपर और कई सारे ऐसे अखबार में भी वो आए थे। और इसके बावजूद भी मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी नेशनल प्रेसिडेंट था मेडिकल स्टूडेंट्स नेटवर्क के, और WHO यूनेस्को के थोड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि स्टूडेंट्स नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन जो एफिलिएटेड है, तो उसमें भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट था। तो आज मेरा इंटरव्यू हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला सर के साथ। आपने बताया आपका पहला इंटरव्यू, पहला अटैम्प्ट, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाता है। तो कैसे मतलब सबसे पहले अगर मैं फीलिंग पहुंच पाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं साल साल गवा देते हैं, यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, आपकी थोड़ी सी फीलिंग अगर मैं पहले जान पाऊँ। यूपीएससी का तो हमेशा लक और टैलेंट दोनों के मिक्स का ही बात होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ टैलेंट के हिसाब से आप चलेंगे या लक के हिसाब से, वैसे भी फीलिंग्स शेयर करना पड़ेगा। तो देखेंगे, वैसे भी मेरी माँ ही मेरी पिलर ऑफ सपोर्ट स्ट्रेंथ सब है और ये एक ऐसा मोमेंट है जो उनको बहुत प्राउड फील करने के लिए रहेगा। और मेरा भी वैसे भी कई सारे एग्ज़ाम्स दिए होंगे, नीट हो या जो भी IIT JEE, ऐसे कई सारे टॉपर्स भी होते हैं यूपीएससी में और हर एक का पहला अटेम्प्ट हो सकता है या 5th 6th या किसी और के लिए तो 11 अटेम्प्ट्स तक चल सकते हैं। लेकिन हर एक तो एक ही पेडेस्टल में होते हैं यूपीएससी के हिसाब से, और जब वो प्राप्त करते हैं वो IAS के पद हो या जो भी पाना चाहते हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनको ऐसा महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा जो वो शब्दों में तो नहीं बोल पाएंगे। सही बात है। मैं पूछता हूँ, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, होता यही है कि पहला ही तो प्रयास था, पहला ही तो इंटरव्यू है, तो दिल कई बार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, एक डर सा पैदा होता है। आपकी उस समय की फीलिंग्स? बोलते हैं कि यही पहला और आखिरी इंटरव्यू होना चाहिए जो हम देते हैं, और वरना इसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे ही ना देंगे। तो ये तो सबके सब सोचते ही हैं और मेरा भी वही सोच है। नर्वसनेस तो हमेशा हर किसी को होगा ही जब इंटरव्यू है, और ये तो 275 मार्क्स है जो ऑलमोस्ट एक GS पेपर के इक्वलेंट होते हैं। तो वैसे भी हमारा तो भविष्य इसी के हिसाब से चलेगा, जो आधे घंटे होगा वही निर्णय करेगा। तो यही फील मेरा भी था, और अब जो ख़त्म कर चुका हूँ तो कम से कम स्ट्रेस तो ख़त्म हो चुका है, और इसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे वो ईश्वर की मर्ज़ी ही है। कभी कभी होता है कि जितनी हम तैयारी करके जाते हैं वैसा ही सवाल हमसे पूछ लिया जाता है तो लगता है कि गंगा स्नान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा भी सत्य है। पहला सवाल अगर आप रिकॉल कर पाएँ। मैंने तो कई सारे प्रिंसिपल्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐसे बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैं बोल पाया वो डेटा के हिसाब से या स्पेशल फैक्ट्स के हिसाब से। और जो लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला सर ने शुरू किया था तो वो नमस्कार नमस्ते से शुरू करके फिर वो तो NGOs के बारे में एक मोनोलॉग देने शुरू कर दिए थे। और वो इसलिए था क्योंकि मैं IMA से था, तो वो पूछे कि IMA सोसाइटी है या NGO है या ट्रस्ट है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो NGO के हिसाब से ही मोनोलॉग चल रहा था, और फिर मेंबर्स क्वेश्चंस सब के सब तो मेडिकल साइंस पे ही थे, प्योरली डाफ बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं था जो फैक्ट्स के हिसाब से चला। कोई ऐसा सवाल हो जो आपको लगा हो कि भाई इसकी तो तैयारी, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, या कोई ऐसा सवाल जिसकी आपने तैयारी की और वही पूछ लिया गया? एक्चुअली सोचेंगे तो जो भी तैयारी किए थे मेडिकल साइंस के हिसाब से वही पूछे थे, जो आउट ऑफ सिलेबस जैसे तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन करंट अफेयर्स वैसा तो बहुत कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही सवाल था माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट के बारे में, और बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे जो हर कोई जवाब दे सकता है। वो क्वेश्चंस तो अलग नहीं होते, जैसे कि जवाब तो हर एक का यूनिक होता है, तो दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स। अच्छा, अगर मैं अभी आपने बताया और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आपको सम्मानित भी किया, मैं दोनों स्टेज को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। एक तो यूपीएससी का इंटरव्यू और एक तरफ मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। अगर आप दोनों को ऊपर नीचे कर पाएँ, एक तराजू में तोल पाएँ।
ऊपर नीचे तो नापना और तोलना तो असंभव है, लेकिन ये तो मैं बता सकता हूँ कि दोनों मोमेंट्स प्रेशियस होते हैं, इमेमोरेबल होते हैं, जैसे कि आप वो कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसे इतना बड़ा विषय हो सकता है और वो जो अखबार में भी आता है, और वैसे भी अब यूपीएससी भी क्लियर कर जाएंगे तो वो दूसरा एक मोमेंट हो जाएगा जो कभी भूल ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब अपनी यात्रा के बारे में, कहाँ से आपकी यूपीएससी की ये यात्रा शुरू हुई है और किसने आपको कह दिया कि भाई ये जो है यात्रा है, ये जर्नी है, इधर जाना है और चलो निकल पड़ते हैं? पॉलिसी मेकिंग में तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा होता रहता है, और वैसे भी आईएमए में भी इसीलिए तो मैं शुरू से ही था। और जब पॉलिसी मेकिंग को एक्स्ट्रापोलेट करना हो तो एज ए डॉक्टर तो वो हो नहीं सकता, माने कि मैक्स टू मैक्स 70 to 80 पेशेंट्स एक दिन में देख सकते हैं, और यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स होने के नाते वो 1 मिलियन पीपल को भी एक ही हस्ताक्षर में उनका तो जीवन ही बदल जाता है। एंड दैट इज़ द सेम रीज़न वाई आई थिंक आई चोज सिविल सर्विसेज भी। एंड यात्रा के बारे में छोटी सी डिस्क्रिप्शन हो तो आई स्टार्टेड रफली से अगस्त 2022, हाँ। सो मेरा तो जून में ख़त्म किया था मैंने एमबीबीएस, और अगस्त 2022 शुरू किया, 1 साल का प्रिपरेशन, करीब 8 महीने, 8 months आई वुड से। एंड उसके बाद तो मेरा तो सेल्फ प्रिपरेशन ही था, बस टेस्ट सीरीज़ लगवा दिया और मैं तो वही कर रहा था। And when it comes to prelims and mains, though, it is all about unpredictability. They always virtually say कि Union Public Service Commission is naturally called Unpredictable Service Commission. So that's the same unpredictability with the prelims part as well. And prelims एक बार जब मैं clear कर लिया तो उसके बाद I had some issues because of which ऐसे ही 50 दिन फालतू में चले गए, एंड देन द नेक्स्ट 50 days was इसके बाद सर अगर मैं मेंस की तरफ थोड़ा सा आऊँ, एक सीढ़ी जब आप चढ़ जाते हैं तो फिर यात्रा थोड़ा आसान भी होती है और लेकिन चैलेंज बढ़ जाते हैं। मुझे थोड़ा बताइए मेंस के बारे में, आपकी रणनीति क्या रही, कैसे आपने उसे अटेम्प्ट किया? मेंस तो हमेशा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे ही चलता है, एंड व्हेन इट कम्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देयर इज़ सो मच ऑफ मटेरियल। आप जो भी किताब पढ़ें, आप जो भी मटेरियल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या खुद के नोट्स जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स और प्रेजेंटेशन, यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन ही आपको 4 से वो 5, 6, 7 तक लेके चलता है। कंटेंट तो हमेशा हर किसी का, वैसे भी इनफैक्ट वेटरन्स जो होते हैं उनका तो कंटेंट और भी बढ़िया होता है, तो पहले अटेम्प्ट में तो किसी और तो ले ही नहीं सकता, वरना फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वो प्रेजेंटेशन उनका ज़्यादातर अच्छा होता है। कितने घंटे के करीब पढ़ाई की है? आजकल ये सवाल बनता है, बच्चे पूछते हैं, एस्पिरेंट पूछते हैं कि मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, सर कितने घंटे पढ़ते थे? तो अगर मैं यही सवाल कर सकूँ। ये हर एक का तो डिफ़र होता है, ये इट्स वेरी यूनिक। हम देखा जाए तो किसी एक का तो 12 घंटे पढ़ के भी वो निकल नहीं पाते हैं, और एक और होते हैं जो 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो उनका आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से 5-6 घंटे पर कंसिस्टेंसी तो होना चाहिए। आप छुट्टी मार सकते हैं, आप लीव ले सकते हैं, ब्रेक डेज हो सकते हैं, 10 दिन भी आप ना पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर वो 11th डे जो आप शुरू करते हैं, आपको वो एनर्जी के साथ पढ़ना चाहिए, और वो रिकलेक्शन, एक्टिव रिकलेक्शन इसमें बहुत मुख्य अंग लेता है। टेल मी समथिंग अबाउट CSAT। कितना आपने वहाँ जो है अटेम्प्ट किया इस बार, और CSAT आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहा? पर्सनली CSAT तो मैं सोचता था कि वो सबसे आसान पेपर है, इसलिए क्योंकि मेरा तो मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं NTSC का एग्ज़ाम लिखा था और मैं NTSC का स्कॉलर हूँ, तो उसमें मेंटल एबिलिटी का एक पेपर होता था, तो क्लास 10 में वो सॉल्व करने के नाते तो मैं सोचा कि वो बहुत आसान ही रहेगा। पर इस बार तो मैं बता सकता हूँ कि वो बहुत ही मुश्किल था, और इस बार मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस जितने हो सके कॉम्प्रिहेंशन के मैंने सॉल्व किया था। जितने भी कॉम्प्रिहेंशन थे सबके सब मैंने सॉल्व कर दिया, तो उसमें मार्क्स आ ही जाते हैं। और बाकी जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं जो इस बार पूछे थे, आपको फॉर्मूलाज रट्टे मारने ही पड़ेंगे, उसका तो कोई और एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकता। मैंने तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का इतना कोशिश किया, लेकिन बहुत मुश्किल था। कितना अटैम्प्ट किया CSAT में? करीब आई थिंक 54-55 ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था। GS 1 में, या मतलब आपने जो प्रीलिम्स दिया उसमें GS 1 में कितना अटेम्प्ट रहा होगा आपका? GS 1 में तो मैंने 95 अटेम्प्ट किया था। मॉक्स लगाए हैं आपने? हाँ, मॉक्स तो जितने हो सके इतने टेस्ट सीरीज़ लगवा दिया था, जैसे कि अराउंड 20 to 30 मिनिमम मैंने लिखा होगा, फुल टेस्ट ही। कितना अंतर है दोनों में, मॉक्स में और रियल में? मॉक्स में तो क्वेश्चन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सिर्फ मॉक्स से ये पता चलेगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, आपकी स्ट्राइक रेट कैसा होगा। जैसे कि आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको 7 से 8 तक
ठीक सही आ रहे हैं तो यू आर इन द सेफ जोन, लेकिन 2-3 ही ठीक आ रहे हैं और आप कितना छोड़ना चाहिए ये सब तो आप मॉक्स के हिसाब से ही पता चलते हैं। कोचिंग आप गए हैं, आपने कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी की तरफ आप गए? मेरा तो पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगवाया था। क्या कोचिंग मदद करती भी है या ये केवल जो है एक हवाई चीज़ है? कोचिंग तो एक दो ऐसे होते हैं जो फैकल्टी के टीचिंग से ही वो नोट्स लेते हैं और पढ़ते हैं। जब वैसे लोग होंगे तो उनके लिए तो कोचिंग ही ठीक रहेगा, लेकिन जो खुद से पढ़ाई करते हैं, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्टडी पे ही उसके आधार पे ही चलते हैं, तो उनके लिए तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ लगवाने से तो कोई नष्ट नहीं है, लाभ तो होगा ही। आप बुक लिस्ट शेयर कर सकते हैं अपनी, करना चाहेंगे? बुक लिस्ट तो जो हर टॉपर बोलते हैं वो वैसे ही सेम ही लिस्ट है। जैसे कि मैंने तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ा था पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम जो एनसीईआरटी होंगे फॉर मिडिवल एंड एंशियंट। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ फॉर बेसिक स्टडीज़, और उसके बाद एडवांस के लिए पीएमएफ आईएएस का एक मटेरियल होता है वो पढ़ा था, और श्रीराम आईएएस फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। फिर एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस का एक बुक होता है तो वो पढ़ा था। फिर आई थिंक आईआर सोसाइटी वो सब तो विशन आईएएस के पीटी 365 मेंस 365 उसी के हिसाब से पढ़ाया किया था। अच्छा, जो एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं आपकी रणनीति के हिसाब से अगर आप 3-4 पॉइंट उन्हें देना चाहें कि भाई अगर इस दुनिया में आना है, इस यात्रा पे आना है, तो देखिए ये चीज़ें याद रखिएगा। एक तो आपको टाइम स्केड्यूल करना चाहिए, टाइम इज़ व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, ये तो एक स्लोगन होता है। और फिर यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कंसिस्टेंसी की बात है। एक इवन इफ़ यू डोंट गेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको तो दोबारा ट्राई करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ डायर सर्कमस्टांस कि आपके इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो या कुछ और चीज़ हो जो आप इसी अटेम्प्ट में निकलना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं निकल सकते हैं। सो इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, कीपिंग टाइम एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सो ये 4 फैक्टर्स तो हर कोई बोलता है और मैं भी वही बोलूँगा। माता जी भी हमारे साथ हैं और मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि माता पिता के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। तो थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं। माता जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई, आपके जो पुत्र हैं वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ के लिए शायद आपने भी सपने देखे होंगे। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत गर्व और खुशी का अवसर है। थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए, कितना नटखट रहा है आपका बेटा जो अब यूपीएससी की तरफ जा रहा है? नहीं, उसे तो वैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर का तो सर्विस का प्रोफेशन है, और यूपीएससी में भी उसका मतलब इसने तो पहले से ही लीडरशिप पोजीशंस, और इसको तो बहुत सर्विस करना तो बहुत पसंद है। तो आई थिंक इट इज़ द राइट प्रोफेशन। इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो आज तक ना मैं तो ओटीवी के सीरियल्स देखता हूँ। मैं सीरीज़ का भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सीरियल्स ही जो ये है मोहब्बतें इतना तक की दिया और बात ही, हम जैसे सीरियल्स जो आते थे 10 साल पहले उसको आज तक देखता हूँ। और तमिल, हिंदी, तेलुगु ऐसे कई सारे सीरियल्स आज तक देखता रहा। तो मेरी माँ तो यही बोलती है कि ये हमेशा पढ़ता ही नहीं है और सिर्फ ये देखता है। माता जी, कोई ऐसी बात जो लगता है कि भाई ये चीज़ आपने देख ली थी, ये बच्चा तो बना ही विशेष कार्य करने के लिए है, तो कभी आपने उसे इस तरफ कहा या उसने खुद ये यात्रा शुरू की? नो, डेफिनेटली उसने खुद किया। पहले तो उसको सबको हेल्प करना तो बहुत पसंद है और खुश होता है, तो मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि डॉक्टर होके मतलब वैसे हॉस्पिटल ऐसे कोई जाते हैं, मगर इसको ये सर्विस करना, बार बार कहता है कि जब वो हॉस्पिटल से आता है, मतलब ही डिड इन जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, और फिर भी उनके दयालु भाव से बहुत बातचीतें करता था। माता पिता के लिए कितनी बड़ी बात है ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत हम गर्व करते हैं उस पे। जो पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे उन्हें आप कुछ कहना चाहें? वही कि जिनको मतलब उनको जिसमें लगाव है, इंटरेस्ट है, आप उसका प्रोत्साहन। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ ऐसा जो यूपीएससी लगो, मुझे फिल्में पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे बजाना पसंद है, मतलब जो भी आपका है, थोड़ा मुझे अगर हम इसे एक कॉमिक वे में समाप्त कर पाएँ। वैसे तो मैंने बताया था दी और बात ही हम के बारे में ना, ये जब से ये छोटा बच्चा है स्कूल में था तब से तो ये पूरा सीरियल देखता है, सिर्फ तमिल का नहीं, हिंदी का, तेलुगु का, और वैसे ही पूरा तेलुगु सब सीख लिया देखते देखते। मैं तो बोलती थी कि तुम पढ़ते कम हो और ये सीरियल आप खुद देख पाते हैं? मेरी माँ देखती नहीं। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे न्यूज़ ऐसे ही देखती हो। हमारे इसमें ना मतलब उल्टा है, ये सीरियल देखता है और मैं न्यूज़ देखती हूँ। जी सर, अगर आप लास्ट करना चाहें।
आपका तो इंस्पिरेशन लाना वो सब तो ठीक ही है, जो जैसे कि आप टॉपर्स को मिलते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन हर एक का तो टॉपर बनने का एक उत्साहन और प्रोत्साहन होता है। जैसे कि वो आग तो आपको आपके अंदर ही लगना चाहिए, तभी तो आप टॉपर बनेंगे। आप जितने भी टॉपर टॉक्स देखेंगे वो इंस्पिरेशन आपके पे अंदर है, लेकिन वो आपको ढूंढना चाहिए, और जब वो ढूंढ के आप बाहर लाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू मेक द कट एंड मे बी गिव अनदर टॉपर्स टॉक प्रॉब्ली इन एनी इंस्टीट्यूट, जो भी हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, माता जी का आशीर्वाद मिल गया ये और अच्छा हुआ। तो बहुत आपको शुभकामनाएं, आप इस बार सिविल सर्विसेज का नेतृत्व करते नजर आए। माता जी को भी बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट टू कैंडिडेट्स एज वेल।